गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने बर्थ इंजरी ऑफ द न्यूबॉर्न डील किया था। इसके अंदर हमने डेफिनेशन डील करी थी, हाई रिस्क फैक्टर्स एंड टाइप्स पढ़े थे एंड ऑर्गन्स। फर्स्ट जो हमारा हेड इंजरी था वो सेफालो हेमाटोमा था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्कैल्प इंजरी। स्कैल्प इंजरी दैट बेबी के स्कैल्प में इंजरी लगता है, ठीक है। उसके बाद उसको माइनर इंजरी हो सकता है उसके हेड में और फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स का इंजरी होता है स्कैल्प इंजरी के अंदर। फर्स्टली माइनर इंजरी जिसमें ओनली कट सिर्फ ओनली स्किन में होता है एंड स्कैल्प में होता है, एंड फ्रैक्चर दैट इज़ इन्वॉल्विंग स्किन और प्लस बोन, ठीक है। ये दोनों। अब फ्रैक्चर को भी इन लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले लेसरेशन एंड नेक्स्ट है डिप्रेस, ठीक है। लेसरेशन दैट मीन्स इसमें सिर्फ क्रैक टाइप्स हेड में स्क्रैचेस होते हैं, और डिप्रेस में क्या होता है कि जैसे मान लो ये बेबी का बोन है, ठीक है। दैट इसमें माइनर माइनर से लाइट फ्रैक्चर कुछ कुछ दूरी पे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिप्रेस बोलते हैं। और जो ये एरिया है ये हो सकता है कि थोड़ा दब जाए, ठीक है। इस टाइप का एरिया हो जाता है, जैसे कि इसका नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर राउंड होता है, ठीक है, और इस टाइप का होता है। तो उसको जिस जैसे उसको डिप्रेस फ्रैक्चर होता है तो जो ऊपरी वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो दबकर ऐसा हो जाता है। तो हमको इमेज में ऐसा शो होगा। मैं आपको आगे इमेज बताऊंगी। तो ये 2 टाइप्स के हमारे इंजरी होती है स्कैल्प में। सबसे पहले माइनर इंजरीज, देन फ्रैक्चर स्कल। माइनर इंजरी में क्या होता है कि ओनली लेसरेशन कट टाइप लगता है। ये जनरली जैसे कि इपिस्टोमी या फिर इंस्ट्रूमेंटल सर्जरी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के कारण होता है, जिससे टिप ऑफ द ब्लेड से हो सकता है। माइनर इंजरी ऑफ द स्कैल्प सच एज एब्रेशन ऑफ फोर्सेप डिलीवरी। जनरली क्यों होता है? फोर्सेप डिलीवरी के इंटरफेयर से होता है। टिप ऑफ द ब्लेड, अगर फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट हमने गलत तरीके से यूज़ किया एट द टाइम ऑफ, उसको ठीक टाइम से यूज़ नहीं कर पाए और उसकी जो टिप पॉइंट होता है, ठीक है, उस कारण से स्कैल्प में एब्रेवेशन आ जाता है। इंसिस्ट वुंड इन्फ्लिक्टेड ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन। और सिजेरियन सेक्शन के कारण भी क्या होता है कि वुंड में इंसिस्ट हो सकता है, ठीक है। इंसिस्ट के कारण वुंड बन सकता है वो सिजेरियन सेक्शन से। जैसे मान लो सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, तो सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है कि जो एब्डोमिनल वॉल है उसको कट करना पड़ता है, फिर यूटेरस को कट करते हैं, ठीक है। तो 3 to 4 लेयर को कट करने के बाद मतलब बेबी आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हो सकता है कि बेबी के हेड में थोड़ा सा कट लग जाए, उस कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट है सिजेरियन सेक्शन स्कैल्प इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट इपिस्टोमी। इपिस्टोमी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। मे बी मेट विथ एन ओकेशन इंसिस्ट बोन मे बी कॉज ब्रिस्क हेमरेज एंड रिक्वायर स्टिच। क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये जनरली जो होता है, हो सकता है कि थोड़ा सा अब बेबी की बोन क्या होती है, सॉफ्ट होती है इस टाइम पे हेड की। तो हो सकता है कि इसमें कट लग जाए, तो उस कट वो कितना भी लगे, ठीक है, तो उसमें अगर हेमरेज ज़्यादा हो रहा है तो हमको स्टिच करना पड़ता है। मैं अभी आपको इमेज बताऊंगी, आगे देखो। इसमें उसको जनरली लग तो छोटा रहा है, ठीक है, इस टाइप का कट लग गया उसको बेबी के हेड पे, लेकिन इसमें बोन भी इन्वॉल्व हो गई है, तो फिर उन्होंने इस टाइप से स्टिच किया है। द वुंड शुड बी ड्रेस विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अगर देखो ये तो छोटा लग रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरत लगती है, जैसे कि हो सकता है कि मदर ठीक से केयर नहीं कर पा रही है वुंड की, तो हो सकता है उसमें चांसेस कि बाद में वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो ड्रेसिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो आप ये देखो स्कैल्प इंजरी है जनरली, ठीक है। स्कैल्प इंजरी किस तरीके से दिख रही, रेड माइनर है ना ये, लेकिन उसको बोन भी इन्वॉल्व हो गई, हो सकता है इसमें हेमरेज हो चुका हो,
तो उसके बाद उन्होंने स्टिच किया है इसमें, देखो स्टिच के बाद किस तरीके से शो हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर स्कल। फ्रैक्चर स्कल जनरली वॉल्ट वाले एरिया में होता है। आपने अगर स्कल पढ़ा होगा, आपका स्कल आई थिंक हुआ होगा, स्कल में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले फीटर स्कल आप देखो, इसमें ये जो एरिया है, ठीक है, इसको हम फेस बोलते हैं। फिर ये वाला एरिया है, इसको हम बेस बोलते हैं। एंड दिस इज़ एरिया ऑफ वॉल्ट, ठीक है। तो जनरली ये उभरा हुआ हिस्सा रहता है और यही पहले डिलीवरी के टाइम पर यही वाला हिस्सा हमें पहले दिखता है, ठीक है, वॉल्ट वाला एरिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में हमें ये शो होता है जैसे कि जैसे चाइल्ड बर्थ हो रहा है, तो उस कंडीशन में फोर्सेप डिलीवरी वगैरह इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है वहीं पर ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इस वॉल्ट वाले एरिया में। तो उस कंडीशन में जितने जो भी फ्रैक्चर्स या डैमेज हो रहा है, हम उसको फ्रैक्चर स्कल्स बोलते हैं इन एट द टाइम ऑफ बर्थ इंजरी, ठीक है। इस मैंने आपको बताया था कि लीनियर होता है, ठीक है। लीनियर में किस टाइप से हमें फ्रैक्चर टाइप दिख रहा है, सेकंड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। आप दोनों का इमेज देख लीजिए, जनरली इमेज देख के समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है। लीनियर फ्रैक्चर जनरली मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एट द टाइम ऑफ फ्यू फ्यू डेज, फ्यू मंथ अपने आप ही क्या होता है, हील हो जाता है, अगर हेमरेजिक कंडीशन नहीं है तो, ठीक है। अगर हेमरेजिक कंडीशन नहीं है तो डिप्रेस में क्या होता है कि इसमें थोड़ा नुकसान होता है और हेमरेजिक कंडीशन होती है। एंड ये अगर जैसे कि क्या होता है कि टाइम के साथ अगर हेमरेजिक कंडीशन ना हो, ठीक है, हेमरेजिक या टिश्यूज़ डैमेज ना हो, तो इसमें क्या होता है कि अपने आप हील हो जाता है। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है, जैसे कि उसको ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया और ज़्यादा एरिया वहाँ पे ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है, देखो ये एरिया डिप्रेस्ड दिख रहा है, ठीक है, किस तरीके से मैंने आपको बताया था इमेज। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये डिप्रेस्ड ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में इसमें रिकरेक्टिंग सर्जरी करते हैं, टिश्यूज़ वगैरह जितने भी नेक्रोस टिश्यूज़ को आउट करते हैं, हेमरेजिक कंडीशन ठीक करते हैं। एंड अगर इसमें हेमरेजिक कंडीशन और टिश्यूज़ डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ तो ये भी अपने आप क्योर हो सकता है, ठीक है, विदाउट सर्जरी, ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट से अपने आप ठीक हो जाता है। फ्रैक्चर ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल, इसमें फ्रंटल एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन आता है, ठीक है। पैराइटल बोन किसको बोलते हैं, जो उभरा हुआ पार्ट रहता है हम इसको पैराइटल बोन बोलते हैं, दोनों साइड रहते हैं ये, ठीक है। इट मे बी लीनियर और डिप्रेस टाइप, लीनियर टाइप का फ्रैक्चर होता है और डिप्रेस टाइप का फ्रैक्चर होता है। कॉजेज़ क्या है इसके, फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप डिलीवरी में ज़रूरी नहीं कि फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे तो हर बेबी को फ्रैक्चर होगा। अगर हमने रॉन्ग एप्लीकेबल किया फोर्सेप डिलीवरी का, जैसे कि ज़्यादा प्रेशर हो गया या ज़्यादा टाइम पर हमने उसको बहुत टाइम से उसको फोर्सेप डिलीवरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड सैक्रल प्रोमिनेंट of the flat pelvis produce depressed fracture even through the delivery is spontaneous। जनरली क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, ठीक है, एक फीमेल की, लेकिन इसमें ये चीज़ आप नोट कीजिए कि प्रोजेक्टेड सैक्रल प्रोमिनेंट ऑफ द पेल्विस बोन, तो जो एला ऑफ सैक्रम जो रहता है, ठीक है, पेल्विस बोन का, वो क्या होता है फ्लैट पेल्विस, ठीक है, फ्लैट पेल्विस होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उस कंडीशन में डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जो फ्लैट पेल्विस है वो क्या होता है, उसमें जो सैक्रल प्रोमिनेंटली होते हैं वो ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हमको देखने को मिलता है। हालांकि डिलीवरी वो क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि हमें ये देखने को मिल रहा है, सैक्रल प्रोमिनेंट ऑफ द फ्लैट पेल्विस। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हम जनरली अगर हमें कट दिख रहा है, ज़्यादा कट दिख रहा है बेबी के स्कल पर, तो हम फ्रैक्चर अगर कराएंगे तो फ्रैक्चर में अगर हम डिप्रेस्ड में करवाएंगे तो हमें स्टेप से शो होगा, ठीक है। देखो ये एरिया कितना दबा हुआ दिख रहा है। एंड लीनियर फ्रैक्चर में आप ये देखो क्रैक्स टाइप दिख रहे हैं। सीटी स्कैन हम जनरली इसलिए करवाएंगे अगर बेबी में हमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिल रही है तो, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ अगर हमें देखने को मिल रही है तो हम
सीटी स्कैन करवाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये अपने आप रिकवर हो जाता है लीनियर फ्रैक्चर, लेकिन डिप्रेस फ्रैक्चर में हमें थोड़ा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि हेमरेज अगर कंडीशन हो रही है। ऐसा नहीं कि लीनियर में हेमरेज नहीं होगा, लीनियर में भी हेमरेज हो सकता है लेकिन रेयर कंडीशन में। लेकिन डिप्रेस में क्या होता है कि अगर 100% केसेस हो रहे हैं तो 70% या फिर 60% केसेस में हेमरेजिक कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो लीनियर फ्रैक्चर है उस अनकॉम्प्लिकेटेड होता है और यूजुअली सिम्टम लेस होता है। इसमें बिल्कुल सिम्टम्स नहीं दिखते हैं क्योंकि जनरली ये क्या होता है अपने आप हील हो जाता है। बट फ्रैक्चर में भी एसोसिएट विद सेफालोहेमेटोमा, एक्स्ट्राड्यूरल एंड सबड्यूरल हेमरेज और हेमेटोमा और ब्रेन कंट्यूजन। लेकिन क्या होता है कि अगर फ्रैक्चर लीनियर फ्रैक्चर प्लस फ्रैक्चर मिक्स होकर क्या हो रहा है, हेमेटोमा प्रोड्यूस कर रहा है, सेफालोहेमेटोमा हेमरेज प्रोड्यूस कर रहा है, हेमेटोमा टू द ब्रेन कंट्यूज प्रोड्यूस कर रहा है, तब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हेमेटोमा के लिए मैंने बोला था कि जनरली कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करती, अपने आप क्योर हो जाता है सेफालोहेमेटोमा। ठीक है, लेकिन अगर उसको हेमरेजिक हो रहा है सबड्यूरल एंड उसको उसको हेमाटोमा हो रहा है और ब्रेन कंट्यूजन हो रहा है, तो हम फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन देंगे, जिससे क्या हो हेमाटोमा जितना भी जम रहा है वो बाहर निकले। ठीक है, और उसको एक्सट्रेट करके निकालें। नेक्स्ट, डिप्रेस फ्रैक्चर्स में ओकेशनली कॉज प्रेशर अफेक्ट न्यूरोलॉजिकल। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स में क्या होता है, ओकेशनली इस पर प्रेशर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमें बाद में देखने को मिलते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन जैसे कि आफ्टर 15 डेज 1 मंथ हमको देखने को बाद मिलेंगे, जैसे कि एबनॉर्मलिटीज़ बेबीज़ में देखने को मिलती, क्योंकि शुरू के फ्यू डेज़ क्या करता है बेबी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करता है, उसके बाद वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट करता है। ट्रीटमेंट में देखिए, ट्रीटमेंट में है लीनियर फ्रैक्चर में कुछ भी सर्जिकल ट्रीटमेंट अप्लाइड नहीं होता, ये जनरली अपने आप ही रिकवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ जैसे सीवियर जैसे हीमाटोमा या और कुछ कंडीशन हो रही है तो फिर वो रिकरेक्टिंग सर्जरी करते हैं। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स बोन हैज़ टू बी एलिवेटेड एंड सबड्यूरल हीमाटोमा में हैव बी एस्पिरेटेड टू एक्सेस सर्जिकली। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या करते हैं, जो बोन डिप्रेस्ड हुई है उसको एलिवेट करते हैं, और जो सबड्यूरल हेमाटोमा है उसको एस्पिरेटेड करते हैं और एक्सरसाइज सर्जिकली करते हैं उसको। ठीक है, जितना भी हीमाटोमा है उसको एस्पिरेट करते हैं। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स में ऑल्सो सिंपली बी मॉनिटरेड बट इट में ऑल्सो नीड टू बी ट्रीटेड सर्जिकली। फ्लूइड और ब्लड और इंटेंस पुलिंग इन द ब्रेन कैन कॉज लास्टिंग डैमेज एंड में रिक्वायर सर्जरी टू रिमूव इट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जितना भी फ्लूइड और ब्लड कलेक्टिंग हो रहा है उसको रिकरेक्टिंग एंड रिकरेक्शन सर्जरी करते हैं। ठीक है, जनरली आप रिकरेक्टिंग इसमें सर्जरी करते हैं और जितना भी उसको फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है उसको एस्पिरेट करके निकालते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगर बेबी में सिर्फ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस अगर हमको देखने को मिलती है तो न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प से उसको क्योर करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्राक्रैनियल हेमरेज। इंट्राक्रैनियल हेमरेज आप देख सकते हैं जैसे कि ये ब्रेन के किसी भी पार्ट में हो सकता है, इंट्राक्रैनियल हेमाटोमा सबड्यूरल। ठीक है, ये इंट्राक्रैनियल हेमरेज में भी एक्सटर्नल टू द ब्रेन एपिड्यूरल सबड्यूरल एंड सब आर्केनॉइड स्पेस में हो सकता है। ठीक है, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ो ब्रेन की तो वापस से जाके पढ़ लेना एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक में से। ठीक है, तो ये कौन कौन सी ब्रेन में पार्ट में होता है, एपिड्यूरल सबड्यूरल एंड सब आर्केनॉइड जो स्पेस होता है उसमें होता है। ठीक है, पेरेंट काइमा ऑफ द ब्रेन में हो सकता है, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम में हो सकता है, इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम सब पेंडिमल जर्मिनल मैट्रिक्स और कोरोइड प्लेक्सस में हो सकता है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज ब्रेन की इन पार्ट्स में हो सकता है।
नेक्स्ट इंसिडेंस सब ड्यूरल हेमरेज इज़ वेरी कॉमन होता है, 70% रहता है। सब एर्कोनॉइड 20% रहता है। इंट्रा सेरेब्रल 20% रहता है। इसके बाद इंट्रा वेंट्रिकुलर एंड इपिड्यूरल हेमरेज होता है। इसका इन लोगों ने परसेंटेज नहीं बोला है, ये इनसे लेस होता है। कॉजेज इसका ट्रॉमेटिक होता है। ट्रॉमेटिक दैट मीन्स एनी एक्सीडेंट, जैसे बर्थ इंजुरीज। एनोक्सिक दैट इज़ ये है कि जो हेड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाना। प्राइमरिक हेमरेजिक डिसीज ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न। प्राइमरी हेमरेजिक डिसीज़ में क्या है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर, वही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको जैसे कि एग्ज़ाम में आता है कॉजेस, तो ये जो इंट्राक्रैनियल हेमरेज है इसको हमने कॉजेस के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया है। सबसे पहले एनोजिक ट्रॉमेटिक, सेकेंड है एनोक्सिक, और प्राइमरी हेमरेजिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हीमोलाइटिक में ब्लीडिंग डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, तो वो इसमें आएगा। तो मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगी, और इसके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना।